डायरेक्शन होती है, उस रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है या पोजीशन की अपोजिट होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। अभी एग्जांपल से भी समझाता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो सरल, सबसे पहले तो ये बात होती है कि सरल आवर्ती दौलित्र क्या है, ये भी परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी इसमें। सरल आवर्ती दौलित्र किसे कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। तो सरल आवर्त दौलित्र की परिभाषा होती है, कोई भी कण अगर सरल आवर्त गति करता है तो उसको सरल आवर्ती दौलित्र कहा जाता है। A particle executing simple harmonic motion is called simple harmonic oscillator। अब जल्दी से, ये तो मैंने सुना दिया आपको, अब डायग्राम बना के पूरा समझाता हूँ, फिर डेरिवेशन करते हैं। देखो, जैसे मैंने एक स्प्रिंग ले लिया, ध्यान से सुना, मालूम है बच्चों, ये स्प्रिंग की स्टार्टिंग पोजीशन है एक। मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दिया। कहाँ तक खींचा, मैंने इसको खींचा बी तक, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया बी, बी तक, और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये स्प्रिंग वापस इनिशियल पोजीशन में आएगी। तो अपन वैसे तो यही बोल देते हैं, अरे छोड़ दिया तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है कि ये वापस अपने आप नहीं आती है, इस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स जो इसको वापस इनिशियल पोजीशन में लेके आता है। तो जब भी आप किसी स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचेंगे, ये मीन पोजीशन होती है, माध्य स्थिति बोलते हैं, माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। आपने क्या किया, मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, और रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस उसी पोजीशन में लेके आए। आपने माध्य स्थिति से उसको विस्थापित किया नीचे की तरफ, और प्रत्यानयन बल क्या करेगा, उसको वापस उसी अवस्था में लेके आए जहां पर वो पहले थी। ऐसा थोड़ी ना कहीं यहाँ तक ले आएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ये नीचे की तरफ है, वो ऊपर की तरफ। तो जब भी अब इसका मोशन कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्प्रिंग का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कई बच्चों के दिमाग में हो सकता है ये भी चल रहा हो कि सर स्प्रिंग को ज्यादा खींच दिया तो वो वापस ही नहीं आएगी। तो बच्चों आपको एक चीज बता दें कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है, प्रत्यानयन बल, वो तभी कार्य करता है जब आप उसको लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत खींचोगे। आप ज्यादा खींच लोगे तो थोड़ी ना वापस आएगा, एक लिमिट तक खींच, जब ये वापस आ जाए। और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल होता है, सरल लोलक का। ठीक है, आपने सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल देखा होगा। सिंपल पेंडुलम ऐसे मोशन करता है, तो मीन पोजीशन के दोनों ओर मोशन करता है। जैसे मान लो ये यहाँ तक गया, तो ये वापस उस पोजीशन में अंदाजे से नहीं आता है, इसको कौन लेके आता है, रीस्टोरिंग फोर्स। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं रीस्टोरिंग फोर्स के, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो आपको यहाँ केवल इतना याद रखना है कि प्रत्यानयन बल जब सरल आवर्त गति में लगता है किसी कण के विस्थापन पर, तो उसकी दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है, लेकिन वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ए फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल which is directly proportional to displacement of particle but direction is opposite। जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल के, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी अपोजिट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो ये तो थ्योरी थी। सरल आवर्ती दोलित, कोई भी कण सरल आवर्त गति करता है तो उसी को बोलते हैं सरल आवर्ती दोलित। ये पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पार्टिकल जो फोर्स लगाएगा, या पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। किसी भी कण पर जब प्रत्यानयन बल कार्य करेगा, वो केवल सरल आवर्त गति में लगता है। तो किसी कण के विस्थापन पर जब लगेगा, या मास से विस्थापन पर लगेगा, तो इसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। कैसा साइन आ गया, नेगेटिव, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाओ, कांस्टेंट आएगा x, इक्वेशन डाल दिया फर्स्ट kx। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू
न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, अगर किसी पार्टिकल का मास मालूम है m है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज करते हैं। यही फॉर्मूला होता है, F बराबर m a होता है, वैसे तो क्या होता है a, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, F बराबर m a को लिखते हैं d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। सभी को मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट का अगर आप दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ये होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, इसको डाल दिया सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को बराबर करते हैं, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का एक्स। ये कौन सा एक्सप्लेनेशन चल रहा है, क्लासिकल। कौन सा चल रहा है आपका, क्लासिकल। मैंने कहा था क्लासिकल सिंपल है, क्लासिकल चल रहा है भाई, चिरसम्मत व्याख्या। अगर चिरसम्मत व्याख्या आती है तो ये करके आना है आपको एग्जाम में, क्वांटम वाला बताएंगे अभी बात में। नीचे लेके जाओ, अभी ये कंप्लीट होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का एम को नीचे ले आओ, ए अपॉन एम इंटू एक्स। इसको फिर इधर ले आओ, तो क्या लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो डी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स बराबर। समझ में आया आपको। जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्शन इज अपोजिट। कोई भी कण जब सरल आवर्त गति करता है उस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है जो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन उसकी दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है। तो ये मैंने कर दिया, प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो के आ जाएगा, के यहाँ कांस्टेंट है जिसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, बल नियतांक बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक बोलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से एम ए होता है, ए का वैल्यू सबको मालूम है, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। दोनों को बराबर किया है, इन दोनों को बराबर कर दिया तो ये आ जाएगा, एम को डिवाइड में ले गए, इसको उधर लिया। अब इसको लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड हो गया, थर्ड। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने ओमेगा स्क्वायर कैसे लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, के अपॉन एम। बच्चों के अपॉन एम की जगह जो मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा है वो अंदाजे से नहीं लिखा है, आपको बताएं। के अपॉन एम की अगर आप यूनिट निकालते हो तो वो ओमेगा स्क्वायर की यूनिट के बराबर होती है, इसीलिए के अपॉन एम की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दिया है। के अपॉन एम की यूनिट किसके बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर की, इसलिए लिख सकते हैं, यूनिट प्रॉपर्टी होती है ना, उससे लिख सकते हैं। जैसे आपको बताओ एक एग्जांपल दो, जैसे मैं लिख सकता हूँ फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया, तो लिख सकता हूँ ऐसे थोड़ी ना लिख सकता हूँ, यूनिट बराबर, इसकी यूनिट है न्यूटन, इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एरिया भी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा, न्यूटन बराबर न्यूटन। कई बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, सर ने सिंपल सा एग्जांपल दे दिया, इसकी यूनिट तो बता ही नहीं दी। ये दोनों बराबर होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कई बच्चों को, देखो आगे चल के और भी डेरिवेशन ऐसे आने वाले हैं जिसमें मैं यही करूंगा कि ये बराबर मैंने ये लेट कर लिया, क्यों लेट कर लिया, क्योंकि उनकी यूनिट बराबर होती है। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं इसकी यूनिट आपको निकाल के 2 मिनट में बता देता हूँ, लेकिन आगे चल के आप याद रखेंगे सबको, है ना। जल्दी से बता देता हूँ, देखो ओमेगा बराबर सभी बच्चों को मालूम है, पाई बाई टी होता है, जितने बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी होगी सेकेंड ईयर में। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर की कोई यूनिट नहीं होती है, टी स्क्वायर की क्या होती है, सेकंड होती है, तो इसके हिसाब से 1/सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर की। अब के अपॉन एम की भी चेक कर लो, के अपॉन एम की यूनिट आपको नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है, के अपॉन एम की यूनिट निकालते हैं। के, बच्चों के की जगह क्या लिख सकते हैं वहां से, एफ अपॉन एक्स, के की जगह क्या लिख सकते हैं वहां से, देखो एफ अपॉन एक्स लिख सकते हैं, एफ अपॉन एक्स, माइनस माइनस नहीं लिखना है, यूनिट में माइनस का क्या काम, इनटू में एम,
एफ क्या होता है, एम इंटू ए होता है, और यहाँ लिखा है एक्स इंटू एम, एम से एम कट गया। एसिलरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है एसिलरेशन का, त्वरण का, और ये एक्स। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, और एक्स की क्या होती है, मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो 1/सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ये दोनों यूनिट बराबर होती है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ, इसका प्रीवियस है, वो तो मैंने चेक करने के लिए बता दिया था आपको कि इन दोनों की यूनिट बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों की यूनिट बराबर थी, इसलिए लिखी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, मैं निकालूंगा नहीं डायरेक्ट लिखूंगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड इज एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, ए एम्पलीट्यूड है, आयाम है यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है। अब कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे यार हमें फर्स्ट ईयर का याद नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सॉल्यूशन फिर भी यही है। इसका आप दो बार डिफरेंशियल करके इसमें रख दो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है आपको, इसका दो बार डिफरेंशियल करके इसमें रखो, करके देखो, एक बार करेंगे dx अपॉन dt आएगा, कितना आ जाएगा, a cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। एक बार और कर दो, सॉरी, एक बार और करेंगे तो cos का माइनस साइन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, एक बार और कर दिया तो हो जाएगा माइनस का एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, रख दो यहाँ पर, ये प्लस का लिखा कैंसिल हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन क्यों है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कैसे कर रहा है, आपने दो बार डिफरेंशियल किया, इधर रखा तो जीरो आ गया, इसका सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आ गया। अब देखो क्या क्या निकालना है, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है, के अपॉन एम है, तो ओमेगा को, ओमेगा बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर के अपॉन एम। जितनी भी चीजें हैं क्लासिकल में, जितनी भी चीजें आप हैं सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। कौन कौन सी देखो आप देखते जाओ यहाँ से, ओमेगा, ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई/टी अंडर रूट के अंदर के अपॉन एम, तो टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा यहाँ से, टी निकालो तो टी बराबर आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा इसको इधर इसको इधर, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन टी, ये इधर ये इधर। टी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, आवर्तकाल बोलते हैं इसको, टी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। एक चीज तो ये निकल आई, फिर निकालना है फ्रीक्वेंसी। बच्चों फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बराबर 1/t होता है, तो न्यू बराबर इसका उल्टा कर दो, 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर के अपॉन, ये फ्रीक्वेंसी है। क्या क्या निकाल लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दी, उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, अभी और निकलेंगे बहुत सारी चीजें। इसको मिटाता हूँ, नोट कर लो जल्दी, नोट्स तो भेजूंगा आपको, रेडी करना है तो करेंगे। चलो मिटाते हैं, ठीक है, मिटा दो, मिटा देता हूँ। अब क्या निकालना है, ये सब याद रखना आप लोग, है ना, एक्स बराबर ये होता है, ये याद, मैं मिटा दूंगा ना, चलो मिटा देते हैं। अब उसके बाद क्या क्या रह गया है, ये आ गया, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है वर्क जो होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो किसी पार्टिकल को सब जब से जो भी डेरिवेशन आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो किस टाइप से पढ़ते हो,
कि जब भी आपको डेरिवेशन किसी के लिए निकालना पड़ता है तो आप सबसे पहले उस छोटे से पार्टिकल के लिए निकालते हो, फिर इंटीग्रेट करते हो। अब जैसे मान लो मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो सिंपल सी बात है, वर्क निकालना है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो किसी पार्टिकल को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, कितना डिस्प्लेस करूंगा? dx डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करूंगा, तो वर्क देखूंगा, वर्क कितना आ जाएगा? dw। ऐसे ही करते हैं। पार्टिकल को हमने क्या किया? मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा विस्थापित किया। तो थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो उसका मतलब ये हुआ वर्क भी आपको थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। माइनस साइन तो ये इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जिस डायरेक्शन में आप पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हो, विस्थापित कर रहे हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल को आपने कितना विस्थापित किया? थोड़ा सा विस्थापित किया, थोड़ा सा। तो बच्चों थोड़ा सा ही वर्क किया। अब टोटल निकाल दो, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, इंटीग्रेट कितना विस्तारित कर रहे हैं हम? 0 से लेकर x। कितना डिस्प्लेस किया? 0 से x, माइनस का f इंटू। समझ में आया आपको? पहले थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? उसको dx दिया, तो वर्क कितना? टोटल इंटीग्रेट कर देंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, कितना विस्थापित कर रहे हैं? 0 से x। f की वैल्यू रखो, w बराबर क्या लिखेंगे? इंटीग्रेट 0 से x। f की वैल्यू रखो, f की वैल्यू थी कितनी थी? माइनस की x थी, क्यों? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। f की वैल्यू क्या थी? माइनस के एक्स थी, तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा। w को ही तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, u लिख दिया। किया गया कार्य ही इस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। टोटल वर्क स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो w ही तो पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे लिखेंगे? यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, u बराबर कैसे लिखते हैं? 0 से x के एक्स dx, यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। निकाल लो, k को बाहर निकाल दो, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 से x। बोलो सही लिखा है? x k को बाहर निकाल के अपर लिमिट रखो, लोअर रखना नहीं है आपको। k x की जगह x रखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 रखना नहीं है। यहाँ से आ जाएगा u बराबर 1/2। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, आगे चल के डेरिवेशन में यूज होगा। अच्छा, k की वैल्यू कितनी है वो भी रख दो। ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना था? k अपॉन m था। तो k की वैल्यू कितनी निकलेगी? यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर के बराबर निकलेगी k की वैल्यू। तो बच्चों k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इसमें रखो, तो u कितना आ जाएगा? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर k स्क्वायर। सॉरी, k की जगह रखेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर x। ओमेगा स्क्वायर बराबर अभी बताया था k अपॉन एक होता है, k की वैल्यू निकाल के इधर रखना है। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, के लिखते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी को क्यों के नहीं लिखते? ये तो पहले से ही है, तो कुछ और लिख देते हैं। मान लो काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया मैंने क्या? टी लिख देते हैं, चलो टी। जो मानना है वो मान लेना, रटने वाली बात नहीं है। जो मानना है वो नहीं तो मत लिखना, काइनेटिक एनर्जी लिख दो, आपकी मर्जी है। टी लिख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सिंबल आप कुछ सर टी भी को तो मान लो, टाइम के ठीक लिए है यूज उनको। कर लिया है ना अपन ने पहले ही। हाँ सही बात। तो क्या लिख दूँ इसको? काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ, ठीक है? ये लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखे? हाफ एम वी स्क्वायर। क्यों एम को ऐसा लिख, वी को ऐसा लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्यों लिखा ऐसा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे मालूम है, क्या मालूम है?
1/2m क्या मालूम है? मुझे मालूम है d/dt x की वैल्यू मालूम है, कितना है? a sin ओमेगा टी। बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है? 1/2m d/dt x की जगह a sin ओमेगा टी, x की जगह a sin ओमेगा टी। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1/2m। क्या करूं ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिए बाहर। बच्चों इसका डिफरेंशियल करो, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा। सही लिखा है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी दिया है, ए को मैंने पहली बार निकाल दिया, उस पर आ जाएगा ए का, इसका डिफरेंशियल कर दिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1/2 m ए स्क्वायर, इस ओमेगा को भी बाहर निकालो, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ओमेगा को निकाल दिया जाए। फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों को याद होगा वो बच्चे जरूर सोच रहे होंगे कि यार ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं, इसका तो था लेकिन इसका नहीं था, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं रहता। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी नहीं है फॉर्मूले में, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा काइनेट टू 1/2m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया ये आ गया ये आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी ओमेगा। बोलो लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको याद है? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बताया था। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी यहाँ से कितना आ जाएगा? साइन ओमेगा टी आ जाएगा x अपॉन ये वाली वैल्यू यहाँ, उस नीले वाले को मिटा रहा हूँ, यहाँ बन जाएगा। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, x अपॉन ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए। एक स्टेप डायरेक्ट कर दें बच्चों, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा बोलो? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2m ओमेगा स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर यहाँ पहुंच गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं? क्लासिकल सिंपल है, मैंने आपको पहले बताया था। सर अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन पूछ सकते हो। फिर से समझा क्या दो बताओ? क्या? इसे फिर से स्टार्ट। देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क निकालना है आपको। वर्क जो होता है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब आपको मालूम है किसी पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे फिर वर्क निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। तो थोड़े से वर्क, जब थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो थोड़ा सा ही वर्क करना पड़ेगा। जैसे बेंच को मैंने खिसकाया, थोड़ा सा खिसकाया तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ता है, पूरा खिसका दिया तो बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है। तो वो वर्क ही होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मैंने पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन में कितना डिस्प्लेस किया है? dx डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया है। कितना डिस्प्लेस किया है? कितना विस्थापित किया है? dx। तो वर्क भी आप कितना करोगे? माइनस साइन तो केवल ये इंडिकेट करता है कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। टोटल वर्क निकालेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से x तक, क्योंकि पार्टिकल को आप पूरा खिसका रहे हो। कितना खिसका रहे हो? 0 से x तक। कितना डिस्प्लेस कर रहे हो? 0 से x तक। कितना विस्थापित कर रहे हो? 0 से x तक। इंटीग्रेट कर दिया। f की जो वैल्यू थी वो माइनस के एक्स के बराबर थी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। k को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ये आ जाएगा। यार बच्चों k की वैल्यू मालूम है, ओमेगा स्क्वायर बराबर k अपॉन m।
ये की वैल्यू निकाली एम ओमेगा स्क्वायर और ये वाली वैल्यू उठा के इधर रख दी, तो ये आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी जो होता है वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आपको मालूम है, ए साइन ओमेगा टी थी, मैंने सॉल्यूशन निकाला था अभी आपको बताया था, याद रखने के लिए भी बोला था, तो ये आपने वैल्यू यहाँ रखी। ए स्क्वायर है, मैंने बाहर पहले निकाल दिया, कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कॉस ओमेगा टी होगा, ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा। ओमेगा का भी स्क्वायर उसको बाहर निकाल देंगे, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो ऐसा आता ही नहीं है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को आपको हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को लिखेंगे 1 माइनस साइन ओमेगा टी। तो आपको मालूम है x इक्वल टू a sin ओमेगा टी होता है, यहाँ से sin ओमेगा टी निकाल देना, x अपॉन a आ जाएगा, वो इसमें रख दिया। करने के बाद एलसीएम लोगे तो बच्चों a स्क्वायर इधर चला जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर नीचे के स्क्वायर कट गया। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, बोलो मिटा दूं, है कोई जिसको और परेशानी हो? कोई भी नहीं है ऐसा, फिर क्या मतलब है पढ़ाने का? अगर किसी को डाउट ही नहीं है तो मतलब ही नहीं। चलो मिटा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट जिसने पढ़ी है ना, फर्स्ट यूनिट जिसने पढ़ी थी उसको याद आ रहा है, मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कराया था, और उसमें ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी, दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा, यही थी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपसे मैंने कहा भी था, आप अभी याद रखो, सेकंड यूनिट में कराएंगे, यही था, ठीक है। चलो फिर उसके बाद टोटल एनर्जी पे आते हैं। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सभी को मालूम है, ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ई बराबर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये लिखा है एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, उसको मिटा दूंगा उधर के, कोई मतलब नहीं है उसका, हो गया होगा तो। पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने बताया था कितना था, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, एक्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से बोलो, ई बराबर मल्टीप्लाई करो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका मतलब 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई बराबर 1/2 एम ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी होती है ना, न्यू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू स्क्वायर ए। तो यहाँ से लिखेंगे ई बराबर 1/2 एम, इसको लिख देंगे 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए, टू से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ई बराबर 2 एम पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर टोटल एनर्जी। कोई कंफ्यूजन है क्या, बोलो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी जो रहती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सरल आवर्त गति में कण की जो कुल ऊर्जा होती है वो दो कारकों पर निर्भर करती है, पहली होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, अनुपात में होती है आवृत्ति के वर्ग की, और दूसरा आयाम के वर्ग के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। समझ में आ रहा है? तो ये सर न्यू दोनों की सर न्यू की जगह पर अपन एन भी रख सकते हैं। बिल्कुल आपकी मर्जी, न्यू की जगह एन लिख लो, एफ लिख लो, जो आपकी मर्जी। अच्छा मुझे भी नहीं पता नोट्सों में क्या है, मैं आपको बता दूं नोट्सों में क्या है, बुकों में क्या है। न्यू हो तो न्यू लिख लेना, एन हो तो एन लिख लेना,
और रटना नहीं बस किसी चीज को, जो है वो आप मर्जी से अपने से लिख सकते हो, फिर थ्योरी में भी वही हिसाब से कर देना जो भी करना है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं हो कि पता चला नोट्सों में एन हो और मैंने न्यू लिख दिया है तो आप सोचो कि सर ने वो क्यों लिख दिया है। तो जैसा चाहो वैसा लिख सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत एक आध दो चीज अपनी मर्जी से भी ऐड कर लिया करो उसमें, लेकिन सही होना चाहिए, पता चला कुछ भी ऐड कर दे। ये हो, आगे बढ़ू, चलो मिटा देता हूँ। चलो मिटाते हैं। अब देख, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला मैंने निकाला था, वो क्या निकाला था बच्चों अभी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स, यही था, यही था। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 m v स्क्वायर होता है काइनेटिक का वैसे। तो देखो 1/2 की जगह 1/2, m की जगह m, तो v स्क्वायर की जगह कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, लिखा है। तो बच्चों v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स, तो v बराबर कितना आ जाएगा? ओमेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज द वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति में इसको वेग का व्यंजक भी कहा जाता है। दिस इज द वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति में इसको वेग का व्यंजक भी कहा जाता है। अब देखो दो तीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो नोट्स मिलेंगे ना आपको उसमें लिखा होगा पॉइंट बाय पॉइंट, तो बच्चा कंफ्यूज होता है ये मतलब क्या है इसका, तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वहां तो डायरेक्ट आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। देखो क्या है सर फर्स्ट नंबर। हाँ सर ये उसमें एक्स स्क्वायर बोलो। कहाँ निकाला था अपन ने? ए स्क्वायर हाँ? माइनस एक्स स्क्वायर नहीं था ना क्या था? सर? केवल ए स्क्वायर था। ये मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, जो अभी टोटल की फॉर्मूला निकाला था ना आपने। क्यों यही था क्या? वो सर टोटल का बता रहे होंगे, वो टोटल का था वो तो सर। नहीं सर, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही तो था ना काइनेटिक एनर्जी का यही था, वो एनर्जी की बोल रही होगी शायद। हाँ वो एनर्जी नहीं बोल रही है, हाँ हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी का तो यही था, काइनेटिक का तो यही था, ठीक है। या सर वो टोटल एनर्जी बता रहे हैं शायद वो सर। हाँ वो टोटल एनर्जी बता रही है। ये यही था, टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही था। टोटल में आपने कुछ बताया है। पता है, अब मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो पता चला बहसबाजी होने लगे, इसी पे बोलने लगे नहीं ये था ये था ये था, हड़ताल लग जाए। तो ये था, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, यही था। अब तो मानने पड़ेगी आपको। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये था, ठीक है बच्चों। तो v बराबर ये, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या है ये आ गया। तो अब देखो आप, अगर मैं आपसे कहूं x बराबर 0, बच्चों x बराबर 0 का मतलब होता है मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। अभी देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। अगर ये बता दिया तो मुझे लगेगा आपने कुछ समझा है। मीन पोजीशन मतलब माध्य स्थिति, मीन पोजीशन मतलब माध्य स्थिति, इसको x बराबर 0 को बोलते हैं। अब रखो इसमें जरा, तो v बराबर कितना आएगा? यहाँ रखते हैं x की जगह 0, तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 0, मतलब v बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस से होता है, तो प्लस माइनस ओमेगा ए, ठीक है। ये आ गया। दूसरा केस और पूछेंगे आपसे, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए को बोलते हैं बच्चों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, हिंदी में बोलते हैं अधिकतम, अधिकतम विस्थापन की स्थिति,
स्थिति, यही था ए। तो रखो जरा इसमें ए रखते हैं, ए या प्लस माइनस है, दोनों में से कुछ बोल, प्लस माइनस ए बोल देता हूँ। प्लस माइनस ए को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, अधिकतम विस्थापन की स्थिति। जरा रखना है इसमें, कहाँ गया आपका ये है। तो v बराबर आएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह चाहे प्लस ए रखो चाहे माइनस ए रखो, वो तो ए स्क्वायर ही आना है बराबर। ठीक है, अब डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बताऊं। ये डायग्राम है बच्चों, इसको बोलते हैं। और देखो आपको एक चीज बता दूं, कोई भी बच्चा जैसे पूछता है मेरे से और आप भी पूछते हो, तो पूछा करो, उससे क्या होता है। ऐसा नहीं, मैं कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोलता, मैं जो भी बोलता हूँ तो मजाक में बोलता हूँ, कभी किसी को ये नहीं बोलता कि अरे उसने गलत पूछ लिया उसके। जो बच्चा पूछता है ना, वही तो पता चलता है कि ये पढ़ रहा है, बाकी तो सब सो रहे हैं ये। इसलिए पूछा करो, जो दिक्कत आए पूछ लो, अभी पूछ लो, नहीं पूछो तो व्हाट्सएप वगैरह जैसे पूछना है पूछो, लेकिन मन में शंका नहीं रहना चाहिए किसी बच्चे को, नहीं तो फिर ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं निकलेगा मेरा पढ़ाने। देखो सिंसियर तो थोड़ा सा रहना पड़ेगा हम। एक्स बराबर 0, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर माइनस। अब जो बच्चा थोड़ा सा सिंसियर नहीं है उसको पढ़ाने से भी कोई मतलब नहीं है। अब जैसे एक बच्चे का पता नहीं कहाँ से दतिया वाले घर से फोन आया, उसने बोला सर मुझे ज्वाइन कर लो, वैसे मैं ज्वाइन नहीं करता, लेकिन वो पहली बार था इसलिए ज्वाइन कर लिया। 2 क्लास हो गई उसने क्लास ज्वाइन नहीं करी, मैंने हटा दिया उसको। क्यों? कोई मतलब ही नहीं है यार, फालतू उसमें भीड़ बढ़ाने से क्लास ज्वाइन ही नहीं कर रहा है वो। तो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है, फालतू ऐड होने से क्या मतलब है आप बताएं। इसीलिए थोड़ा सा सिंसियर रहना पड़ेगा, 3rd ईयर है ना इसीलिए। बताओ मीन पोजीशन का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 0। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस। ये रही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, डायग्राम में दिख रहा है आपको, अधिकतम विस्थापन की स्थिति। ये रही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, अधिकतम विस्थापन की स्थिति, जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। सिंपल डायग्राम में ऐसा भी देख सकते हैं, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। और ये मीन पोजीशन होती है, ये है ये है ये है, ये मीन पोजीशन होती है। ठीक है, तो आप एक चीज बताओ मेरे को, ये आ गया, इसमें 2 पॉइंट आपसे पूछूंगा। पहला, आपने यहाँ देखा कि मीन पोजीशन पर मतलब यहाँ पर, मीन पोजीशन पर मतलब यहाँ पर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकती है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम मिली, बोलो मिली? हाँ मिल गई। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में वेलोसिटी कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। अब बताओ पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मीन पोजीशन में ज्यादा होगी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में ज्यादा होगी? एक बार और सुने, कण के पाए जाने की प्रायिकता माध्य स्थिति में ज्यादा होगी कि अधिकतम विस्थापन की स्थिति में ज्यादा होगी? पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मीन पोजीशन में ज्यादा होगी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में ज्यादा होगी? बोलो बताओ जल्दी। आंसर कैसे लिख के दे दिया करो, अगर मीन पोजीशन में ज्यादा होगी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में ज्यादा होगी? कण के पाए जाने की प्रायिकता सर माध्य स्थिति में ज्यादा होगी कि अधिकतम विस्थापन की स्थिति? क्या लगता है? सर अधिकतम तो सर वो शून्य ही हो रही है, तो सर माध्य में ही होनी चाहिए। बोलो हाथ में मीन, सभी मीन बता रहे हैं। और बताओ, ऐसा कोई है नहीं है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल सकता है? नहीं है? अब बताओ, अब आप फिर से बोलना। कोई पार्टिकल रखा हुआ है, कोई पार्टिकल रखा हुआ है और कोई पार्टिकल चल रहा है, कोई पार्टिकल रखा हुआ है कोई पार्टिकल चल रहा है, तो आप कौन से पार्टिकल को आसानी से फाइंड कर सकते हैं? बताओ, कोई पार्टिकल रखा हुआ है और कोई पार्टिकल चल रहा है किसी वेलोसिटी के साथ,
तो आप कौन से पार्टिकल को आसानी से फाइंड कर सकते हैं? जो रखा हुआ है, सिंपल सी बात है, जो रखा हुआ है उस पार्टिकल को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मतलब उस टाइम पर उसको फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। यही मतलब हुआ ना, पार्टिकल मान लो एक रखा हुआ है, उसको ढूंढना आसान है तो आपकी प्रायिकता बढ़ जाएगी क्योंकि आप तुरंत ढूंढ लोगे। और पार्टिकल चल रहा है, उसको फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, क्यों? उसको पता नहीं कहाँ है वो, कहाँ है, ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा ही है, डायग्राम कुछ और बोलता है, थ्योरी कुछ और बोलती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, इस मीन पोजीशन में बात करेंगे तो मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम मिल रही है। क्या मिल रही है? मैक्सिमम। तो मतलब वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, पार्टिकल चल रहा है इस वेलोसिटी के साथ। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है, वेलोसिटी 0। तो इस कंडीशन में पार्टिकल को फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इस कंडीशन में कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है क्योंकि v बराबर 0 मिल गया, मतलब पार्टिकल वहां पर रखा हुआ है। और मीन पोजीशन में पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसमें बढ़ जाती है और इसमें कम हो जाती है। इसमें कम हो जाती है क्यों? वहां रखा हुआ है पार्टिकल, v कितना है? 0 है। तो v अगर 0 है तो पार्टिकल रखा हुआ है, आप आसानी से ढूंढ सकते हो, प्रायिकता आपकी बढ़ गई। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी, क्यों? पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है, उसकी वेलोसिटी है। तो जब कोई पार्टिकल रखा रहता है, जैसे मैं आपके तौर पर कोई इलेक्ट्रॉन बोल दूं, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो आप आसानी से बता सकते हो रखा हुआ है ये रहा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कोई चल रहा है तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मैं ही चल रहा हूँ, ये लोग, मैं चल रहा हूँ, आप मुझे नहीं बता सकते कि कहाँ हूँ मैं। और मैं अगर खड़ा हुआ हूँ, ये खड़ा हूँ, तो आप तुरंत कह दोगे वो खड़े हैं सर सामने। तो जब मैं रेस्ट में हूँ तब आप बता सकते हो पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं मूव कर रहा हूँ, किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा हूँ, तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी, कण को पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। एक चीज। दूसरा, आप मुझे ये बताओ, प्लस ए माइनस ए के बाहर पार्टिकल मिल सकता है क्या? प्लस ए माइनस ए के बाहर पार्टिकल मिल सकता है क्या? यस और नो में जवाब देना है। यस है तो मिल सकता है और नो है तो नहीं मिल सकता। बोलो, प्लस ए और माइनस ए के बाहर पार्टिकल मिल सकता है क्या? सर उसके बाहर तो जाएगा ही ना पार्टिकल। क्यों नहीं जाएगा? मैक्सिमम है ना ये तो। पार्टिकल उसके बाहर नहीं जाएगा, उसका कारण क्या है? आप लोगों ने सही जवाब दिया है। कारण क्या है वो आप मैं बता देता हूँ। कारण क्या है बच्चों? अगर वो पार्टिकल इधर गया, मान लो इधर चला गया, ठीक है, आपने मान लिया इधर है और इधर मान लिया कहीं पे भी, मान लो ये डिस्टेंस है आपकी 2 है, ठीक है, उधर भी 2 है, -2 है, जो भी लिखना है। तो यहाँ रखा काइनेटिक एनर्जी 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या मान लिया आपने? 2a मान लिया आपने, मान लिया पार्टिकल यहाँ है। तो बच्चों 2a रखो यहाँ, तो कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? तो ए स्क्वायर में से 4a स्क्वायर को घटाओ तो माइनस में आएगी। कैसी आएगी? माइनस में आएगी। और माइनस में काइनेटिक एनर्जी कभी भी नहीं होती, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्लासिकल इंटरप्रिटेशन ये बोलता है, चिरसम्मत व्याख्या ये बोलती है कि आपका पार्टिकल -a से +a के बीच में ही होगा। कहीं पे भी हो सकता है, -a पे हो सकता है, +a पे हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है। तो ये क्लासिकल इंटरप्रिटेशन बोलता है, चिरसम्मत व्याख्या बोलती है। ठीक है, तो 2 चीजें आपको मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो पार्टिकल जब रेस्ट में होगा, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में होगा, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होगा, तब पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, कण के पाए जाने की प्रायिकता बढ़ जाएगी। एक तो वो, और दूसरा ये पार्टिकल -a से a के बीच में ही होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बाहर गया तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और वो इम्पॉसिबल। ये 2 चीजें होंगी। कोई कंफ्यूजन है तो आप इससे पूछ सकते हैं। ये क्लासिकल हो गया। क्वांटम का डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, अगले टर्म पे ऐसे नेट बचा के रखना। कम से कम ये मान के चले आप, क्लास एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट कर दूंगा, एग्जैक्ट टाइम से भी 9:15 बजे तक चलेगी क्वांटम वाले में।
और डेरिवेशन टफ है क्वांटम का, तो इसलिए आराम आराम से समझते रहना, जो डाउट है मेरे से पूछते रहना, और हो सकता है मैं आपको यही नोट भी करवाऊं, दोनों चीजें हो सकती हैं क्वांटम वाले का। तो क्लासिकल में जो आपको पूछना है तो पूछ सकते हो, अगले टर्न पे एग्जैक्ट टाइम पे आ जाना आप लोग, और 9:15 तक कम से कम क्लास चलेगी। थोड़ा सा टफ डेरिवेशन, कुछ चीजें उसमें याद रखनी पड़ेंगी क्वांटम में। क्लासिकल और क्वांटम में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्लासिकल और क्वांटम में ये डिफरेंस है, क्लासिकल में पार्टिकल मिल जाता है, कहाँ है कैसे है, क्वांटम में दिखाई नहीं देता पार्टिकल, इसलिए उसमें बहुत सारी चीजें आपको एज्यूम करनी पड़ेंगी ये। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्न पे क्वांटम इंटरप्रिटेशन के साथ मैं नई शुरुआत करूंगा, और जिस बच्चे को डाउट है वो पूछ सकता है, जिस बच्चे के पास नोट्स नहीं पहुंचे हैं वो मुझे बता सकता है, मैं उसको नोट्स भेज दूंगा, मैसेज कर देना, जैसे भी जितने टर्न के नहीं पहुंचे या शुरुआत से नहीं पहुंचे जो भी है। बाकी आप लोग पढ़ते रहे, फीस जमा करवाते रहे। चलो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, पूछना है तो पूछ सकते हो। सर हाँ सर कल एक क्वेश्चन कराया था ना आपने, तो उसमें सर लिखा हुआ था कि कण की ऊर्जाएं अवस्था विविक्त होती हैं लेकिन समदूरस्थ नहीं होती हैं, तो सर उसका मतलब क्या है? विविध का मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया था ना, ऐसा ग्राफ मिल रहा था, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ ऊर्जा थी E1, यहाँ थी 4E1, यहाँ थी 9E1। तो गैप तो आप देख रहे हो, जैसे मान लो यहाँ 1 सेंटीमीटर का गैप है, यहाँ 1 सेंटीमीटर का गैप है, इनके बीच में गैप कितना है? 3 का है। यहाँ मान लो 1 सेंटीमीटर का गैप बना दिया आपने स्केल से, यहाँ 3 सेंटीमीटर का, यहाँ 5 सेंटीमीटर का, देख रहे हो ना, 4 और 5 9 का। तो समदूरस्थ तो नहीं है, देखो आप दिख रही है समदूरस्थ नहीं है ना, समदूरस्थ तो नहीं है, बढ़ती जा रही है। और विविक्त का मतलब होता है ये पर्टिकुलर लेवल पर आपको एनर्जी मिलेगी, डिस्क्रीट बोलते हैं। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ऐसे बनता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है निश्चित लेवल, यहाँ ऊर्जा मिल जाएगी आपको, अगली वाली ऊर्जा आपको यहाँ मिलेगी, अगली वाली ऊर्जा आपको यहाँ मिलेगी, ये डिस्क्रीट होता है। यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगी तो सीधा यहाँ मिलेगी, ऐसे बोल सकता हूँ, डायग्राम में बनाऊं तो ऐसे बनाऊं, ये डिस्क्रीट होता है। जैसे यहाँ मिल गई कोई चीज, फिर यहाँ नहीं मिली, फिर यहाँ मिल गई, फिर यहाँ नहीं मिली, फिर ये होता है विविक्त, और ये कंटिन्यूस। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर जाए? हाँ बिल्कुल, जाना है जा सकते हो, और कुछ पूछना है तो बात